रहस्यमयी महल। अवनी एक जानी मानी पत्रकार थी जो हमेशा रहस्यमयी और खौफनाक कहानियों की खोज में लगी रहती थी। जब उसे एक पुराने वीरान महल के बारे में पता चला, जिसे लोग शापित महल कहते थे, तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग लौटकर नहीं आते थे, या अगर आते भी तो वे मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते थे। यह सुनकर अवनी ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ महल की ओर रवाना हुई। जैसे ही वह महल के करीब पहुंची, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जबकि मौसम गर्म था। महल विशाल और भव्य था, लेकिन उसकी दीवारों पर समय की मार साफ नजर आ रही थी। उसने अपने कैमरे को ऑन किया और दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी गतिविधियों को देख रहा हो। महल के अंदर हर ओर धूल जमी हुई थी, फर्नीचर टूटा फूटा था और चारों ओर मकड़ियों के जाले थे। अचानक एक कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। अवनी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने खरोंच कर उन्हें उकेरा हो। अवनी ने उन पर हाथ फेरा, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह घबरा गई, लेकिन हिम्मत बनाए रखी। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और आगे बढ़ी। महल के गलियारे अंतहीन लग रहे थे। चलते चलते वह एक विशाल कक्ष में पहुंची, जहां एक पुरानी पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग में एक राजा और रानी को दिखाया गया था, लेकिन उनकी आंखें असली जैसी लग रही थीं, मानो वे उसे घूर रही हों। अवनी ने पेंटिंग के बारे में गहराई से जांच करने का फैसला किया, और तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक गुप्त सीढ़ी की ओर से आ रही थी। अवनी ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां उतरनी शुरू की। नीचे एक अंधेरी कोठरी थी, जिसमें एक पुरानी किताब पड़ी थी। उसने किताब खोली और पढ़ने लगी। किताब में लिखा था कि यह महल कभी एक खूबसूरत महल हुआ करता था, जहां राजा विक्रम सिंह अपनी रानी सुमित्रा के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन रानी अचानक गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। राजा विक्रम सिंह ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने खुद को महल में कैद कर लिया, और कुछ दिनों बाद रहस्यमय तरीके से उनकी भी मृत्यु हो गई। तभी अवनी को किसी ने पीछे से धक्का दिया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी, और जब उठी तो सामने एक छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी, जिसकी आंखों में करुणा और पीड़ा थी। वह और कोई नहीं, बल्कि रानी सुमित्रा की आत्मा थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बचाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ, और फिर हवा में विलीन हो गई। अवनी ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए, और तभी उसे एक गुप्त दरवाजे के बारे में जानकारी मिली, जो महल के तहखाने में था। उसने तुरंत तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक दीवार पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। उसने ध्यान से देखा और धीरे धीरे उस दीवार को धक्का दिया। अचानक दीवार खुल गई और एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। वह सुरंग बेहद संकरी और अंधेरी थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसे वहां कुछ कंकाल नजर आए। वह समझ गई कि इस महल में कुछ बहुत बड़ा राज छिपा है। उसने गहराई से जांच की तो एक पुराना संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें राजा विक्रम सिंह की निजी डायरी थी। अवनी ने उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि रानी सुमित्रा को राजा के एक विश्वासपात्र मंत्री ने धोखे से मार डाला था। मंत्री को यह डर था कि रानी के प्रभाव से उसकी शक्तियां कम हो जाएंगी। उसने रानी को जहर देकर तहखाने में दफना दिया, और यह राज कभी बाहर न आए, इसके लिए कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। राजा जब यह सब जान पाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने खुद को महल में कैद कर लिया और अपनी जान दे दी। अवनी यह पढ़कर सन्न रह गई। उसने जल्दी से कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड किया और महल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि महल कांप रहा है। ऐसा लग रहा था कि महल खुद अपने अंदर छिपे रहस्यों को उजागर नहीं होने देना चाहता। अवनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद होता जा रहा था।
तभी अचानक रानी सुमित्रा की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने अवनी की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी सच्चाई जान ली है। अब यह महल तुम्हें जाने नहीं देगा, लेकिन अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्ति दिला सको तो शायद यह शापित जगह मुक्त हो जाए। अवनी ने तुरंत अपने फोन से एक लाइव वीडियो शुरू किया और पूरी दुनिया को इस रहस्य के बारे में बताने लगी। जैसे ही लोगों ने देखना शुरू किया, महल की दीवारें कंपन करने लगीं और अचानक वह तहखाना भर भरा कर गिर गया। रानी सुमित्रा की आत्मा मुस्कुराई और एक चमकदार रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। महल अब खंडहर में बदल चुका था, लेकिन अवनी जिंदा बच गई थी। उसने पूरी घटना को अपने न्यूज चैनल पर प्रकाशित किया, जिससे इतिहास का एक गुप्त अध्याय सबके सामने आ गया। अब वह महल शापित नहीं था, क्योंकि उसकी रूह को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। भाग 2। छोटी सोच, बड़ा नुकसान। एक छोटे से गांव में हरि नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही कंजूस और लालची था। उसका दिल सिर्फ पैसों में ही लगता था। उसकी आंखों में कभी किसी के लिए कोई स्थान नहीं था। बस अपने लाभ और संपत्ति की चिंता रहती थी। हरि का एक छोटा सा घर था, लेकिन वह उसे भी और भी सस्ता और छोटा बनाए रखने की कोशिश करता था, ताकि और पैसे बचाए जा सकें। गांव के लोग उसे एक बहुत ही कंजूस इंसान मानते थे, लेकिन हरि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपनी संपत्ति बढ़ाने की चिंता थी। गांव में एक बहुत पुराना पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटी सी नदी बहती थी। लोग कहते थे कि यह जगह बहुत पवित्र है और जो भी यहां बैठकर किसी नेक काम का विचार करेगा, उसे सफलता मिलेगी। लेकिन हरि ने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर था, और उसने गांव के लोगों से संपर्क किया। व्यापारी ने गांव में कुछ जरूरी वस्तुएं बेचने का प्रस्ताव दिया। व्यापारी ने हरि से भी संपर्क किया और उसकी दुकान में कुछ सामान खरीदने की बात की। हरि ने व्यापारी से कहा, तुमसे मैं सामान नहीं खरीद सकता, यह बहुत महंगा है। मैं अपने पैसों को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर चीजें सस्ती चाहता हूं। व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, तुम यदि मुझसे खरीदारी करोगे तो मैं तुम्हें कुछ विशेष वस्तुएं दे सकता हूं, जो तुम्हारी संपत्ति को और बढ़ा सकती हैं। हरि ने चौंक कर पूछा, क्या? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक जादुई पत्थर है, जिसे यदि तुम अपने घर में रखोगे तो तुम्हारे पास अनंत संपत्ति आएगी। लेकिन इस पत्थर की कीमत बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम्हें इसे खरीदने के लिए मुझे बहुत अच्छा मूल्य देना होगा। हरि का दिल ललचाया। यदि यह सच है, उसने सोचा, तो यह पत्थर मेरी सभी समस्याओं का हल कर सकता है। लेकिन फिर उसने व्यापारी से पूछा, क्या तुम इसे सस्ते में दे सकते हो? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह सस्ता ही होगा, क्योंकि तुम एक समझदार इंसान हो। तुम्हें यह बहुत लाभ देगा। हरि ने अपनी छोटी सोच से सोचा कि इस जादुई पत्थर को खरीदने से वह बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। वह कंजूस तो था, लेकिन लालच में आकर उसने व्यापारी से वह जादुई पत्थर खरीद लिया। व्यापारी ने पत्थर हरि को दिया और उसने बहुत महंगी कीमत ली। हरि ने उसे घर में रख दिया और अपने सपनों में खो गया। वह दिन रात पत्थर को देखता, उसे घेरता और सोचता कि अब उसे बहुत जल्द बड़ी संपत्ति मिलेगी। कुछ दिन तो ऐसा ही रहा, लेकिन हरि को कोई फायदा नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह पत्थर जादुई रूप से काम नहीं कर रहा। उसने अधिक मेहनत की और कुछ और पैसा इकट्ठा करने के लिए और भी सस्ते सामान खरीदने और बेचने की योजना बनाई। उसकी सारी मेहनत और योजनाएं विफल रहीं। एक दिन उसने सोचा कि शायद उसे पत्थर के बारे में कुछ और जानकारी मिलनी चाहिए। वह वापस व्यापारी के पास गया और उसे पूछा, यह पत्थर काम क्यों नहीं कर रहा? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी छोटी सोच के कारण यह पत्थर तुम्हें नहीं फायदा दे रहा। तुम इसे अपनी छोटी सोच के साथ समझ रहे हो, जबकि तुम्हें इसे अपनी पूरी समझ और सोच के साथ देखना चाहिए। हरि को अब समझ में आया कि व्यापारी ने उसे किस तरह से धोखा दिया था। उसका लालच और छोटी सोच उसे सब कुछ खोने के कगार पर ले आई थी। अब हरि को यह एहसास हुआ कि पैसे और संपत्ति केवल मेहनत से मिलती है, न कि धोखाधड़ी
और कंजूसी से। व्यापारी ने हरि को यह समझा दिया कि यदि वह किसी चीज को सच्चे दिल से प्राप्त करना चाहता है तो उसे मेहनत करनी चाहिए, न कि लालच करना चाहिए। यह बात हरि को गहरे तक समझ में आ गई। उसके बाद वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए काम करने लगा। उसने व्यापार में ईमानदारी से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आया। उसके पास पहले जैसा धन नहीं आया, लेकिन उसने संतोषपूर्वक अपना जीवन जीना शुरू किया। उसे अब एहसास हुआ कि छोटी सोच और लालच से कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिलती। जीवन में संतुलन और ईमानदारी से कमाए गए पैसे ही सच्चे सुख का कारण होते हैं। और यही थी हरि की कहानी, जो अपनी छोटी सोच और लालच के कारण बहुत कुछ खो चुका था, लेकिन अंत में उसने समझ लिया कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संतुलन, ईमानदारी और मेहनत। भाग 3। खोया हुआ खजाना। उत्तराखंड के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित एक छोटे से गांव में 5 दोस्त रहते थे। रोहन, अर्जुन, विक्रम, नेहा और सोनिया। ये सभी बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे और हमेशा नए नए रोमांचक कारनामों की तलाश में रहते थे। गांव के बुजुर्गों से उन्होंने कई कहानियां सुनी थीं कि कभी इस पहाड़ी क्षेत्र में एक महान राजा का खजाना छुपा हुआ था, लेकिन किसी ने भी इसे कभी नहीं पाया। एक दिन जब रोहन अपने दादाजी के पुराने सामान को देख रहा था, तो उसे एक धूल धूसरित पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे और कुछ अक्षर मिट चुके थे, लेकिन जितना समझ में आ रहा था, उससे यह स्पष्ट था कि यह किसी खजाने की ओर इशारा कर रहा था। वह तुरंत अपने दोस्तों के पास दौड़ा और उन्हें यह नक्शा दिखाया। अर्जुन, जो पहेलियों को हल करने में माहिर था, उसने गौर से नक्शे को देखा और कहा, मुझे लगता है कि यह हमारे गांव के पास की पहाड़ियों की ओर इशारा कर रहा है। देखो, यह नदी का निशान है और यह पहाड़ों की रेखाएं। अगर हम इस पर सही तरीके से चलें तो शायद हमें सच में कुछ मिल जाए। विक्रम ने उत्साह से कहा, तो देर किस बात की, हमें इस यात्रा पर निकलना चाहिए। नेहा और सोनिया को पहले तो थोड़ा डर लगा, क्योंकि पहाड़ों के जंगलों में जाना खतरनाक हो सकता था, लेकिन रोमांच के आगे उनका डर टिक नहीं सका। अगले दिन सूरज उगते ही वे अपने सफर पर निकल पड़े। उनके पास केवल एक पुराना नक्शा, कुछ रसद और ढेर सारा जोश था। नक्शे के अनुसार उन्हें सबसे पहले गांव से उत्तर दिशा में स्थित गहरी घाटी तक जाना था, जहां एक पुराना पेड़ खड़ा था, जिसके तने पर एक विशेष चिन्ह बना हुआ था। वे सभी सावधानी से चलते हुए वहां पहुंचे और सचमुच उन्हें वह पेड़ मिल गया। पेड़ के तने पर एक तीर का निशान बना हुआ था, जो पूर्व दिशा की ओर इशारा कर रहा था। इसका मतलब है कि हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा, सोनिया ने कहा। वे सभी आगे बढ़े और थोड़ी ही देर में उन्हें एक संकरी गुफा मिली। नक्शे पर यह जगह अंधेरी गुफा के नाम से दर्ज थी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी में वे आगे बढ़ते गए। अंदर पहुंचते ही उन्हें दीवारों पर कुछ अजीब सी नक्काशियां दिखीं, जिनमें तीरों और निशानों के साथ साथ कुछ संकेत भी थे। अर्जुन ने ध्यान से कैसे उन संकेतों को देखा और कहा, ये हमें आगे की राह दिखा सकते हैं। देखो, यहाँ कुछ संख्याएं लिखी हैं, 15, 30 और 45। विक्रम ने अंदाजा लगाया, शायद यह कदमों की संख्या हो सकती है। हमें इस गुफा में इन संख्याओं के अनुसार कदम गिनकर चलना होगा। वे सभी धीरे धीरे 15 कदम आगे बढ़े, फिर दाईं ओर 30 कदम और फिर बाईं ओर 45 कदम। तभी उनके सामने एक बड़ा पत्थर आया, जो दीवार से जुड़ा हुआ था। नेहा ने झिझकते हुए उस पत्थर को धक्का दिया और अचानक गुफा की दीवार एक गुप्त द्वार की तरह खुल गई। भीतर एक संकरी सुरंग थी, जिससे ठंडी हवा आ रही थी। वे सभी रोमांच से भर गए और धीरे धीरे अंदर घुस गए। सुरंग संकरी थी और हर तरफ रहस्यमयी खामोशी थी। कुछ दूर जाने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। उस कक्ष के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा हुआ था। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह वही खोया हुआ खजाना हो सकता है? सोनिया ने उत्तेजना से पूछा। विक्रम ने धीरे से संदूक को छूकर देखा। यह लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन समय के साथ यह जर्जर हो चुका था।
रोहन ने हिम्मत जुटाकर उसे खोलने की कोशिश की और कुछ ही पलों में ढक्कन चरमराते हुए खुल गया। अंदर सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य आभूषण और प्राचीन कलाकृतियां रखी थीं। सबकी आंखें चमक उठीं। हमने सच में खजाना ढूंढ लिया, अर्जुन ने खुशी से कहा। लेकिन तभी गुफा में हलचल होने लगी। दीवारें कांपने लगीं, मानो वह जगह गिरने वाली हो। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, नेहा चिल्लाई। वे सभी जल्दी से खजाने में से कुछ जरूरी चीजें उठाकर भागने लगे। सुरंग धीरे धीरे संकरी होती जा रही थी और चारों ओर धूल उड़ रही थी। किसी तरह वे समय रहते बाहर निकल आए। जैसे ही वे गुफा से बाहर आए, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह गुफा अब पूरी तरह से धंस चुकी थी। वे सभी एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेने लगे। अगर हम जरा भी देर करते तो वहीं फंस जाते, सोनिया ने घबराते हुए कहा। विक्रम ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और कहा, कम से कम हमारे पास इस रोमांचक सफर की यादें और ये अनमोल खजाने की निशानियां हैं। वे सभी हंस पड़े। उन्होंने निश्चय किया कि इस खजाने को गांव के लोगों के साथ बांटेंगे ताकि इसका सही उपयोग हो सके। जब वे गांव लौटे और अपनी कहानी सुनाई तो सभी लोग हैरान रह गए। बुजुर्गों ने कहा, तुम लोगों ने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर सका। यह यात्रा न केवल एक रोमांचक अनुभव थी, बल्कि उनके लिए एक सीख भी थी। साहस, समझदारी और मित्रता से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। वे पांचों दोस्त उस दिन के बाद और भी प्रसिद्ध हो गए और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में सुनाई जाने लगी। खोए हुए खजाने की, जिसे 5 बहादुर दोस्तों ने खोज निकाला था।